चलिए, व्रण के बाद हम बात करते हैं त्वक विकार की। त्वक विकार में यानी कि त्वचा के रोगों में 2 रोग आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, चिप और कदर। 1-2 बार दोनों ही जो है 5-5 मार्क्स में पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको ऐसे हल्के में नहीं लेना है, पढ़ना है, क्या पता क्वेश्चन आ ही जाए। तो चिप रोग होता क्या है पहले बात करते हैं, और चिप होता कहाँ का रोग है ये आपको ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि अगर नाम ये ऐसे है ना कि अगर आप भूल गए तो आपको याद भी नहीं आएगा कि ये कहाँ का विकार है। और अगर आपको ये याद है कि ये नख का विकार है तो आप लिख दोगे। तो चिप रोग जो है वो नख विकारों के अंदर आता है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? नख मांस अधिष्ठाय पित्तम वातश्च वेदनाम करोति दाह पाकम च ततम तम व्याधि चिपम आदिशेष। कोटेशन इजीली याद हो कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है, हिंदी में आप याद रखना अच्छे से। तो चिप है क्या? नख, नाखून, और नाखून का जो नेल बेड होता है, यानी कि नेल और नेल बेड, इन दोनों का आश्रय लेकर के, नख एवं नख मांस का आश्रय लेकर के कौन से 2 दोष? वात और पित्त। तो चिप में इम्पोर्टेंट ज्यादा क्या है? दोष भी आपको याद रखने हैं। 2 मार्क्स में केवल आपसे दोष पूछा जा सकता है। तो चिप में दोष होते हैं वात और पित्त। तो नख एवं नख मांस का आश्रय लेकर के वात एवं पित्त दोष वेदना, वात की वजह से तो वेदना, पित्त की वजह से दाह और पाक को उत्पन्न करते हैं, उसे हम चिप रोग कहते हैं। इसको शत नाम भी कहते हैं और उपनख भी नाम इसको दिया जाता है। तो इसके जो सिनोनिम है वो भी आपको याद रखने हैं। दोष कौन सा है? वात पित्त। कहाँ पर होता है? नख में और नख के मांस में, यानी कि नेल और नेल बेड के बीच में होने वाला वात पित्त की वजह से जो विकार है उसको हम चिप रोग कहते हैं। चिकित्सा इसकी आपसे अलग से 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। केवल चिकित्सा यानी कि जो है चिप रोग की चिकित्सा बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसा हो तो उससे करना क्या है आपको, वहाँ पर अगर स्वेलिंग हो जाती है, पस जैसा कुछ हो जाता है, कई बार हो जाता है, छोटे बच्चों के स्पेशली होता है ये, तो या जो खेतों वगैरह में ज़्यादा काम करते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा होता है। तो आपको करना क्या है, गर्म पानी से उसका सिंचन कराना है, यानी कि स्वेदन सा करा सकते हैं हल्के गर्म पानी से। उसके बाद दुष्ट मांस का, वहाँ पे अगर कोई जो है पस वगैरह हो रही है या जो वहाँ से कुछ एरिया बाहर निकला हुआ है उसका लेखन कर देना है। फिर आप रक्त मोक्षण करवा सकते हो। चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। रक्त मोक्षण के बाद इम्पोर्टेंट क्या है? चक्र तेल से अभ्यंग। ये एआईपीसीटी में पूछा जा सकता है, कौन से तेल का यूज किया जाता है चिप रोग में? तो चक्र तेल से अभ्यंग करा सकते हैं। फिर उसके बाद सर्जरस चूर्ण का प्रतिसारण करके वहाँ पर व्रण बंधन कर सकते हैं। और अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट एंड फाइनल आपको अग्निकर्म कराना पड़ेगा। तो चिकित्सा क्या है? सबसे पहले गर्म पानी से उसका स्वेदन कराना है। दुष्ट मांस है तो लेखन करा दीजिए। लेखन के बाद रक्त मोक्षण और उसके बाद चक्र तेल से अभ्यंग, फिर सर्ज चूर्ण का प्रतिसारण, उसके बाद व्रण बंधन कर सकते हैं। और अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप अग्निकर्म करा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसका मॉडर्न कोरिलेशन, जिसको पेरोनकिया से कोरिलेट किया गया है। तो पेरोनकिया क्या है? द इन्फ्लामेशन ओरिजिनेट बीनीथ द एपोंकियम, जो नेल बेड वाला एरिया होता है। ठीक है, तो पेरोनकिया क्या है? पेरोनकिया मीन्स इन्फेक्शन ऑफ नेल फोल्ड, जो साइड में देखिए नेल, जैसे कि ये नाखून है ना, ये नेल वाला एरिया है और यहाँ ऐसे ये फिंगर है। ठीक है, तो ये जो साइड वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार वहाँ से हल्की सी स्किन निकल जाती है। कभी भी नेल कट करते हैं तो अगर वो साइड वाला जो स्किन वाला एरिया वो ज़्यादा कट जाता है तो कितना पेनफुल होता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ क्या है? पेरोनकिया। पेरोनकिया मीन्स इन्फेक्शन ऑफ नेल फोल्ड विद और विदाउट एक्सटेंशन डीप टू नेल, यानी कि जरूरी नहीं है कि इन्फ्लामेशन है वो डीप डाउन जाए, नेल की पूरी अंदर फिंगर की टिप तक जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पेरोनकिया में होता क्या है? इन्फ्लामेशन होता है विद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। तो पेरोनकिया मीन्स इन्फेक्शन ऑफ नेल फोल्ड विद और विदाउट एक्सटेंशन डीप टू द नेल। इन्फेक्शन अराइज फ्रॉम केयरलेस नेल पेयरिंग, अगर गलती से गलत तरीके से नाखून को काटा गया, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हल्का सा वहाँ पे कट लग जाता है तो वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, एपोंकियम क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था? इन्फ्लामेशन जो पेरोनकिया में एपोंकियम से ही शुरू होगा। तो ये क्या होता है? इट इज अ थिकंड लेयर ऑफ स्किन सराउंडिंग फिंगर नेल्स, जो पीछे वाला जो पार्ट होता है नेल का, जो नेल के साइड में जो प्रेजेंट होता है, ये थिकंड जो पार्ट, थिक जो पार्ट होता है,
तो सराउंडिंग फिंगर नेल्स इट प्रोटेक्ट एरिया बिटवीन नेल एंड एपिडर्मिस फ्रॉम एक्सपोजर टू बैक्टीरिया। तो जो हमारी साइड, जैसे ये जो नाखून है, नाखून जहाँ फिंगर से अटैच होता है तो उसके पास आपने देखा होगा स्किन की, अपने खुद के नाखून को देख सकते हो आप, स्किन की जो मोटी मोटी जो लेयर होती हैं, जो नाखून को कवर किए हुए होती हैं, स्किन में धंसाए हुए होती हैं उस पार्ट को, तो ये इनका काम क्या है, ये एपोन्कियम का काम क्या है, ये जो प्रोटेक्शन देती हैं नेल को और एपिडर्मिस को बैक्टीरिया के एक्सपोजर से। तो अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा और उस कंडीशन को हम पेरोनिकिया कहते हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं? इट इज़ मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ हैंड, हाथों में होने वाला, बहुत हाथों में या नेल्स में कह सकते हो, फिंगर्स में भी कह सकते हो। इसमें इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली स्वेलिंग और रेडनेस तो होने वाली है नेल फोल्ड में। एक्सक्रूएटिंग पेन होता है, इसमें शार्प पेन होता है, एक्सक्रूएटिंग पेन होता है, पस भी प्रेजेंट हो सकती है नेल के भीतर, नाखून का अगर इन्फेक्शन डीप डाउन चला गया है तो पस भी प्रेजेंट हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या कराना है? एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देनी है। अगर पस का फॉर्मेशन हो गया है तो आप जो है हल्का सा इंसिजन वहाँ पे लगा करके पस को ड्रेन कर सकते हो। नेल फोल्ड को लिट करना है बाई डिजिटल ब्लॉक एनेस्थीसिया, ठीक है। यदि पस जो है नेल के नीचे भी फैल रही है तो फिर पूरा ही नाखून आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो ये चिप था और ये चिप का कोरिलेशन यानी कि पेरोनिकिया। और आपसे 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन, 10 मार्क्स का तो ये टॉपिक ही नहीं है, तो 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सेकंड विकार आता है त्वक के अंदर कदर, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था चिप, दूसरा आता है कदर। कदर क्या है? कदर को कौन या वाट से कोरिलेट किया गया है? कदर को पहला आयुर्वेद से पढ़ते हैं हम, तो शर्करा यानी कि जैसे नंगे पैर चल रहे हैं तो कंकड़, कांटे, कंटक यानी कि कांटे आदि के आघात के कारण मेद व रक्त का प्रकोप होता है। कीलवत कठिन, मध्य भाग में निम्न और उन्नत कोल मात्र, इम्पोर्टेंट, कोल मात्र वेदना एवं श्राव युक्त ग्रंथि को कदर कहा जाता है। तो उससे पहले आपको ये समझना है, कदर जो है वो पैर का रोग है, पैर में होता है, ज्यादातर ये पैर में होता है। पैर के अंगूठे में आपने देखा होगा एकदम हार्डनेस हो जाती है, कई बार उठा उठा सा हो जाता है, कई लोगों के होता भी है, यंग एज में भी हो जाता है, ओल्ड एज में तो मोस्टली होता है। तो जो कदर है या कॉर्न है उसमें अगर व्यक्ति जो है नंगे पैर चलता है, सॉरी, नंगे पैर चलता है या पैर में कांटा लग जाता है, किसी वजह से आघात हो जाए, तो पैर का जो, पैर के अंगूठे, टिप या कहीं भी पैर में पूरे फुट वाले एरिया में वहां का मेद और रक्त दोष का प्रकोप हो जाता है, जिसकी वजह से कील के समान कठिन, मध्य भाग से तो धसी हुई और किनारों से उन्नत, मध्य भाग में निम्न तथा उन्नत कैसी भी हो सकती है, लेकिन आकार कदर का कैसा होता है? बेर के समान होता है, कोल मात्र आकार की वेदना और श्राव युक्त एक ग्रंथि बनती है पैर में, जिसको हम कदर कहते हैं। तो 2 मार्क्स में केवल आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कदर को फिर आप कैसे निकालोगे? शस्त्र से छेदन करके, पहले आपको पूरा जो कोल मात्र की वहाँ पे जो ग्रंथि बन चुकी है, पहले शस्त्र से छेदन करके उस ग्रंथि को बाहर निकालिए, फिर वहां पर तेल के द्वारा दग्ध कर दीजिए, जिससे कि दोबारा कदर ना हो पाए, ठीक है। इसको मॉडर्न में कॉर्न से कोरिलेट किया गया है। कॉर्न क्या है? इट इज लोकलाइज्ड हाइपर केराटोसिस ऑफ स्किन, यानी कि स्किन का कंटिन्यू डेवलपमेंट चलता रहे, हाइपर केराटोसिस हो जाती है स्किन में, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर पार्ट की स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्न कहते हैं। ये मेनली प्रेशर साइट पे होती है, जैसे कि खड़े हुए, ठीक है, पैर है ये, खड़े होने पर पैर का जो जो हिस्सा, यानी कि देखिए एक तो ये एंकल वाला रीजन पूरा जमीन पर टच होता है, क्योंकि पैर जब हम खड़े होते हैं तो बीच वाला जो एरिया होता है वो तो हल्का सा ऊपर उठा हुआ होता है, वो जमीन के ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आता। कौन सा एरिया ज्यादा कांटेक्ट में होता है? आप खुद के पैर को करके देख सकते हो, जिससे आपको ज्यादा इजीली समझ आता है। तो जो प्रेशर पॉइंट मेनली वो है जो हम खड़े होंगे तो जमीन के ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, या लंबे कंटिन्यू स्टैंडिंग की वजह से जमीन के ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे कि ये थंब है, ये जो थंब है, तो अपने पैर में देखिएगा, थंब से जो नीचे जो ये पार्ट अटैच रहता है, ये ज्यादा पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, या फिंगर वाला जो लास्ट वाली जो सबसे लिटिल जो फिंगर होती है, यहाँ की ये वाले पार्ट है, या फिर जो ये एंकल वाला पार्ट है, ये ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है ज़मीन के कंटिन्यू खड़े रहने पर। तो यही क्या होते हैं? प्रेशर साइट होते हैं। इन पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉर्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू कांटेक्ट में रहते हैं, तो यहाँ पे स्किन की ग्रोथ
कंटिन्यू अगर चलती रहती है हाइपरकेराटोसिस हो तो स्किन की ओवर ग्रोथ हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कॉर्न हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑन सोल और टोज आप देख सकते हो होते हैं। और नहीं ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल करके ज़रूर देखिएगा इमेज, आपको एकदम क्लियर इमेज हो जाएगी कि ये एक्चुअल में है क्या। वैसे मुझे लगता है आपने पेशेंट भी देखे होंगे, कई लोगों के तो घर में भी होता है, जो ओल्ड एज वाले जो पर्सन होते हैं उनमें ये मोस्टली देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर कॉर्न को रब किया गया तो ये पेनफुल हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा देर तक वहाँ पर रब किया उस हिस्से को, पेनफुल हो सकता है। देयर इज यूजली अ horny induration of the cuticle with a hard center। तो आप जब भी वो कॉर्न वाला हिस्सा देखोगे तो उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है एकदम हार्ड होता है और ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। ठीक है, तो ये कॉर्न वाला एरिया के बारे में बात की गई है, जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो हार्ड होता है और जो है ऊपर की ओर उठा हुआ होगा। एक्सीजन कॉर्न में एक्सीजन के बाद रीअकर की टेंडेंसी होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है ये वापस हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दंत कराया जाता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मॉडर्न में इसको बार बार निकालते हैं तो कई पेशेंट में ये बार बार हो सकती है। कॉर्न में सेंटर कोर होता है जो कि डर्मिस की डीप लेयर तक चला जाता है, इसीलिए तो हाइपर ग्रोथ होती है इसकी, क्योंकि डर्मिस कंटिन्यू ग्रोथ करती रहती है। तो कई कई तो सुपरफिशियल हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मोटी जिसमें गांठ बन जाती है वो डर्मिस की डीप लेयर तक भी कंटिन्यू कर सकता है। ट्रीटमेंट कैसे करोगे? पहले तो प्रिवेंटिव मेजर्स हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि बहुत जो शूज़ वगैरह पहनते हो उनका सोल एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और या फिर शूज़ में सॉफ्ट पैड लगा करके आप पहन सकते हो। तो यूजिंग सॉफ्ट शूज़ और सॉफ्ट पैड एट द प्रेशर पॉइंट ऑफ द सोल, आजकल तो आने भी लग गए हैं कई, जो जिनको एंकल हील पेन होता है वो पेशेंट तो रेगुलर बेसिस पर भी यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड का वहाँ पे यूज़ करना है। कोऑर्डिनेशन कैप वहाँ पर उस एरिया को कवर कर सकते हैं। यदि प्रिवेंटिव मेजर से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो और कौन पेनफुल है तो फिर उसको लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज ही कराना पड़ेगा। अग्निकर्म इज वेरी इफेक्टिव एंड प्रिवेंट रीअकरेंस, इसीलिए आयुर्वेद में अग्निकर्म कराया जाता है और मॉडर्न वाले भी अब इसको मानने लग गए हैं कि अग्निकर्म अगर आप करवाओगे तो रीअकर होने के चांसेस इसके ना के बराबर होते हैं। लेकिन अगर एक्सीजन करके केवल छोड़ दिया गया, उसका अग्निकर्म नहीं कराया गया तो वापस से भी ये हो सकता है। तो ये जो दोनों त्वक विकार थे ये आपके सिलेबस में है, चिप और कतर। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही 100% आएगा ही, क्योंकि टॉपिक बहुत है, कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन 25 ही आने हैं, लेकिन चांसेस हैं, पूछे गए हैं यहाँ से, इसीलिए अवॉइड मत करना टॉपिक को, पढ़ना तो जरूर। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं मन्याधिकार की।